अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं शुगुफ्ता गिमी लोधी, गिमी टीवी यूके, लंदन। और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ द शुगुफ्ता शो लेके। और हमारे इस शो में आप जानते हैं कि हम ऐसे मेहमान लेके आते हैं जिनकी बहुत कोई अदब के हवाले से या सकाफत के हवाले से कंट्रीब्यूशन हो। आज हमारे साथ हमारे लिए एजाज की बात है कि हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ब्रिगेडियर प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज्जमान तारिक साहब, जो कि सितारे पाकिस्तान अवार्ड है उनको मिला हुआ। पोइट हैं, राइटर हैं, वेटरनर हैं और बहुत कुछ हैं। इससे बढ़कर एक राइटर जो कि तकरीबन उनकी हमारे नॉलेज में जो आया है वो 17 किताबों के मुसन्निफ हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपका गिमी टीवी यूके को ज्वाइन करने का। बहुत मेहरबानी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि तीसरी दफ़ा आपने मुझे इस पे मौका दिया है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके ज़रिए दुनिया भर के जो सामीन हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी पर्सनालिटी की कुछ ऐसी जहतें हैं जिनको हम डिस्कवर करते ही रहते हैं। अगर कोविड हुआ तो हमने आपको जहमत दी और आपसे बहुत सारा पूरी दुनिया में जो भी सिलसिले मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज का जो खास हमारा शो है ये हम आपको एज ए राइटर और आपकी जो अभी 3 किताबें, जो रिसेंटली आपकी 3 किताबें इकट्ठी आई हैं, उसके हवाले से हमने आपसे बात करनी है। जिसमें पहली किताब है इकबाल नक्शा है हफ्त रंग, जो कि अक्स पब्लिकेशंस की तरफ से छपी है। और दूसरी आपकी कप्तान का रोजनामचा। और तीसरी आपकी जमजमाए अहवाल, जो कि आपकी उर्दू शायरी की किताब है। और हुर्रियत फिक्र की पब्लिकेशंस वगैरह ने आपकी ये 2 किताबें जी बिल्कुल, जब हुर्रियत छापी हैं। फिक्र। तो सर, आप इकबालियात के स्कॉलर हैं। इकबाल का हम 9 नवंबर जो है इलामा इकबाल जो हैं उनका दिन भी मनाते हैं। और हमारा ये खास शो भी आपके साथ बातचीत करने का मकसद आपकी शायरी और इकबाल के फलसफा खुदी और इस हवाले से ही है। तो ये इकबालियात में 40 साल सर आप बाहर रहे, अब्रॉड। इंग्लैंड, अमेरिका, कौन सा मुल्क है जहां आप नहीं रहे। और आप मेरे ही जो मेरा अब इसको मैं कहती हूँ कि परदेश जो कि हमारा देश भी बन गया, वतन भी बन गया, यहाँ पे आप रहे हैं इंग्लैंड में। तो इतने सालों के बाद आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको वहां पाकिस्तान जाके रहना, लाहौर में पूरी दुनिया के बाद अपने लाहौर में एडजस्टेबिलिटी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे असल में पाकिस्तान के साथ बड़ी मोहब्बत थी। मैं जहाँ भी रहा, मेरा ये ख्याल था शुरू से आखिर तक कि मैंने एक दिन वापस जाना है। तो वापस आने के लिए अब हमारा आपस में था इख्तलाफ। बेगम साहब इस्लामाबाद रहना चाहती थी, वो कश्मीरी हैं, उनको ठंडा मौसम चाहिए था। कराची में घर था, वहाँ बेटा था। लेकिन लाहौर का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि ये एक इल्मी और अदबी शहर है। कम अज़ कम 1000 साल से मुझे पता है बड़े बड़े शुआरा और बड़े बड़े सूफिया, हज़रत दादा साहब ने भी फारसी की पहली तसव्वुफ़ की किताब इसी शहर में लिखी थी। फिर उसी ज़माने में ऑलमोस्ट 1000 साल पहले मसूद साहब सलमान थे लाहौर में। वो हिंदी भी कहते हैं लेकिन हिंदी के बारे में लोगों का ख्याल है वो हिंदी नहीं थी, वो शायद पंजाबी की शक्ल थी जिसको हिंदी उनका दीवान था। लेकिन फारसी के उनका जो दीवान है वो मौजूद है। बहुत बड़े शायर थे पर्शियन के, और ईरानी मानने को तैयार ही नहीं थे कि लाहौर के थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको मनवाया गया कि वो भी लाहौर के थे। तो लाहौर 1000 साल से कम अज़ कम मुझे इल्म है कि बहुत इल्मी मरकज़ रहा है, बहुत बड़ा। और फिर देखिए इसकी एक अपनी तारीख है, सिख मज़हब के लिहाज से बहुत अहम है ये शहर। और फिर मुसलमानों के लिए अगर देखें, सूफिया से आगाज से लेके और फिर इकबाल तक। और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि इकबाल भी फारसी के शायर थे, बेसिकली तो पर्शियन के थे ना, उर्दू में कहते थे अवाम के लिए, उसमें क्यों शायर। और पंजाबी उनकी मादरी जुबान थी। और अहले जुबान जो थे वो कहते थे कि जी उनकी उर्दू ठीक नहीं है क्योंकि पंजाबी लहजे में वो उर्दू बोलते हैं। ये उनका ये ख्याल था।
हम्म। लेकिन मैं इस शहर में जब मैं आया हूँ तो आप समझ लीजिए कि अगर हफ्ते के 7 दिन है हम्म। तो 11 जो है वो एक्टिविटीज हैं जिसमें हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्या बात, और ऐसे? हम एक हफ्ते में 11 दिन का काम। आप भी इधर आई थी तो मुझे बड़ा मजा आया था। बड़ी जी खूबसूरत थी और बड़े आपने फंक्शन किए और अटेंड किए। जी तो जी। इसलिए मुझे इस शहर की सकाफत, इसका अदब, इसका लिटरेचर और इसके लोगों की मोहब्बत मुझे खींच लाई। मैं क्रेडिट दूंगी भाभी को भी कि उन्होंने इस्लामाबाद छोड़ के लाहौर को अपना लिया, और बेटे को भी, जिन्होंने कराची में नहीं कहा पेरेंट्स को कि नहीं जी आप कराची में आए। तो ये जी हमारे लिए फख्र की बात है। लाहौर का जिक्र मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम रह लें इंग्लैंड में, लंदन में, अमेरिका में, लाहौर हमारे अंदर से नहीं जाता। सर एक बात जरूर मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी जो गजलियात हैं वो समरकंद में भी शाया हुई, बड़े हमारे लिए ऑनर की बात है। आपका जो फारसी दीवान है वो ईरान में भी छपा, और आप माहिर इकबालियात तो हैं ही हैं। मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि ये जो आपने इकबाल नक्शहाए हफ्त रंग जो आपकी किताब छपी है, इसको अभी अभी तो बिल्कुल रिसेंटली, अभी तो कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, हमने देखा कि आप अपने मुख्तलिफ जगहों पे आप ये किताब दे भी रहे हैं और कर रहे हैं। इकबाल का आप किस तरह से हमारे जो सिलसिला है, अगर हम ये देखें कि मुआशी मसाइल, समाजी मसाइल और अखलाकी मसाइल, ये इकबालियात को लेके अगर हम बात करें तो एज ए माहिर इकबालियात आप इसका क्या टेक बताएंगे हमारे देखने वाले? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। और देखिए, 2-3 चीजें हैं जो लोगों ने इकबाल को उस लिहाज से नहीं पढ़ा। हाँ जी जी। पहले तो मेरी जो किताब है इकबाल नक्शाए हफ्त रंग, वो मेरे उन कलीदी खुतबात पे मुश्तमिल है, उनकी नोट एड्रेसेस पे जो मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों को दिए। जी। बस कुछ तो ऐसे हैं जो शायद इसमें शामिल नहीं है। जैसे मैंने जो नमल जो है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद में, वहाँ मैंने इकबाल और फेमिनिज्म पे दिया था, इकबाल और लेडीज़ के राइट, और उस पे बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो एक मेरा था खुतबा जो इसमें शामिल है, वो इकबाल बेसिक ह्यूमन राइट्स, इकबाल और लॉ, उस पे था। फिर मेरा एक ऐसा खुतबा था, इकबाल बैनुल मजहबी हम आहंगी, अदियान जो हम आहंगी है, उस पे थे। तो ये मैंने किया ये है कि इस किताब में मैंने मुख्तलिफ जो खुतबात थे उनको फिर मैंने खुद लिखा। अच्छा। खुतबा अगर मैं लिखता है तो वो तो 5-10 सफ़े का होता है, बनता है जी एक जी। 2 घंटे। ये खुद 50-50, 60-60 सफ़े के भी कुछ चैप्टर्स हैं। अच्छा। तो इनको मैंने इसलिए हफ्तरंग कहा हम्म। कि असल में गालिब ने कहा ना कि फारसी बिन ताबीनी नक्श ये हफ्तरंग। हम्म। तो मैंने इसी गालिब के उसी मिसरे से उसी इसको में लिए। से। जी। तो मैंने कहा कि 7 कलर, जो कलर होते भी 7 ही है। क्या मैंने? जी। एक वॉल्यूम में मैंने इनको इकट्ठा कर लिया। वाह। तो आपने जैसे फरमाया है कि समाजी मसाइल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो इकबाल ने सबसे पहले जो किताब लिखी थी वो इल्मुल इक्तिसाद थी, इकोनॉमी पे, जी। फाइनेंसिस पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को नहीं याद रहता। इसके ऊपर डॉक्टर साहब आपसे मैं बात इसलिए करवाना चाह रही हूँ कि ये जो चीजें हैं ना, इसका जिक्र नहीं होता, 9 नवंबर बिल्कुल। में भी नहीं इसका जिक्र होता, तो इसको ही ज्यादा पता लगना चाहिए। जी, जो मैंने पिछला की नोट का 9 नवंबर को खुतबा दिया था, हम्म। मैंने बड़ा हटके दिया था। और ये वो बड़ा, आपको पता, तारीखी मौका है, वो इसी रोस्टम पे जहाँ कायद आज़म ने खिताब किया था 84 साल पहले। तो हम्म। लोगों ने एक ही बात की थी, उन्होंने कहा था ये इकबाल का चेहरा हमें किसी ने नहीं हाँ दिखाया। जी। ये उस सब ने यूनानिमसली कहा था। तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया। तो एक जहाँ तक इकोनॉमी है उसका ताल्लुक है। और फिर जो हमारे समाजी मसाइल है, हम्म। समाजी मसाइल में इकबाल जो थे वो फिरका वारियत के बड़े सख्त खिलाफ थे। हम्म। कोई उसमें नहीं था उनके यहाँ टॉलरेंस। हम्म। और जहाँ तक दूसरे लोगों का ताल्लुक, आप हम्म। हैरान होंगे कि अगर उनका पर्शियन का भी देखें हम्म। तो जो अबीदनामा उनकी जो है वो मास्टरपीस है, हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट बुक। उसमें वो कहते हैं कि आदमियत एहतराम आदमी बाखबर शवत मकाम आदमी, कि आदमियत जो है, ह्यूमैनिटी, वो नाम है आदमियत के एहतराम का और हाँ हाँ। रिस्पेक्ट। वाह। और बाखबर शवत मकाम आदमी, तो आदमी के मुकाम से बाखबर हूँ।
और आगे चल के जो शेर का है वो सुनने वाला है, और उसको नोट किया जाए। वो फरमाते हैं कि हरफ बदरा बरला बाब उर्दन खतास, काफरो मोमन हमें खल के खुदास। बुरी बात मुंह से निकालना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मुसलमान है या नॉन मुस्लिम, वो सारे अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक अल्लाह का कुंबा है। वाह। एक तो उन्होंने ये कहा। हाँ। और दूसरा, आप हैरान होंगे कि ये चीज़ भी लोग भूल जाते हैं कि उसी जावेदनामा में हम्म। जहाँ एक जगह वो कश्मीर का जिक्र करते हैं बड़ी डिटेल में, वहाँ उनके जो है सूफी बुजुर्ग हजरत हमदानी जो ईरान से आए, जिन्होंने इस्लाम फैलाया, उनको और उसको याद मिलते हैं अपने ड्रीम में, तो मुल्ला ताहिर गनी काश्मीरी को। हम्म। उसमें वो ये भी नेहरू की तारीफ करते हैं, नेहरू और उसके बाप की। कहते हैं हिंद रा पैगाम आज़ादी के दाद, हिंद को आज़ादी का पैगाम किसने दिया? सैद रा अन ज़ौक़ सैयादी के दाद, वो जो शिकार हो चुका था उसको शिकारी बनने का ज़ौक़ किसने सिखाया? अन बरामन जादगान जिंदा दिल, लाला ये अहमर बिरुई शान खजल, वो जिंदा दिल ब्रह्मन जादे हाँ। पंडित, जिनके चेहरे इतने सुर्ख हैं कि लाले का फूल भी उनके सामने शर्मसार है। वो हाँ। कहते असले शान अस खाके दामन गिरे मास, हाँ। मतला या अख्तरान कश्मीर मास, कि उनका भी जो तलु होने की सितारों की जगह है, वो भी हमारा कश्मीर है, और उनका ताल्लुक भी हमारे कश्मीर की लैंड से। अब हाँ। आप देखिए कि एक बंदा जो इतना वसी नज़र है कि 1932 में जवाहरलाल नेहरू की भी तारीफ करते हैं, मोतीलाल की भी करते हैं आज़ादी के लिए। हम्म। आज इंडिपेंडेंस की जो बात है, तो उन्होंने उसमें कोई कंजूसी नहीं की। हम्म। उसके बाद जैसे बात हो रही थी, फिर हजरत बाबा गुरु नानक पे जो उनकी नज़म है, हम्म। उसमें उन्होंने अफसोस किया है बुद्ध के बारे में। उन्होंने कहा है कि बुद्ध बड़ा अजीम आदमी था, हम्म। और हालात ये हो गए हैं कि जिसे कहते हैं कि उस कौम ने उसकी कोई कदर नहीं की बुद्ध की। और कहा कि कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, हम्म। कदर पहचानी ना अपने गोहरी यक दाना की। यानी हाँ। वो डायमंड, वो कहते हैं कि और साथ ये कहा है कि बरहमन सरशार है अब तक मैं ये पिंदार में, शम्मे गौतम जल रही है महफिल अगियार में। हाँ। कि हाँ। गौतम की शम्मा तो दूर चल रही है, और हाँ। ब्राह्मण अभी तक अपने में मस्त है, मैं पिंदार पर सोचों की शराब में। और फिर कहा है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, पंजाब। इनको एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। बाबा हाँ। नानक के बारे में कि बाबा नाम। फिर आखिर बड़ी मुश्किल के बाद तौहीद की एक आवाज़ पंजाब से उठी है, और एक मर्द कामल ने अहले पंजाब को ख्वाब से जगाया है। बाबा अब नानक के बारे में कह रहे हैं। वाह। नानक है, और नज़म का उन्वान ही नानक है। ना ना। नहीं, मैं कह रहा कि अपनी तरफ से आप खोल लीजिए उसको, जी 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 बाग जी। दरार को। तो हम्म। मेरे कहने का मतलब ये है कि इकबाल की सारी शायरी कौमी हमआहंगी की थी, कौमी यकजहती की थी। हम्म। और इसने तमाम अदियान के बुजुर्गों की ना सिर्फ इज्जत की, बल्कि बहुत एहतराम से नाम लिया। हम्म। और फिर ये मैंने आपको जो अशार पढ़ाए हैं, बताए हैं उसके बारे में, इंसानियत के बारे में, ये 1932 के हैं। और ये यू की जी सही। नेहरू के अच्छा। बारे में ये 1932 में, अभी काफी वक्त गुजर चुका था। तो हम्म। आखिर तक वो जो था वो लोगों की रिस्पेक्ट करते रहे और आनर करते रहे। हम्म। हाँ, मुसलमानों के हकूक की बात उन्होंने जरूर की है, वो डेफिनेटली उनको, तो चूंकि मुसलमान थे, वो कहते थे जी हमारे जो मुश्किलात हैं और मसाइल हैं हम्म। उनकी तरफ तवज्जो देनी बड़ी ज़रूरी है। और स्पेशली पंजाब में उन्होंने जब साइमन कमीशन को मिले हैं 1928 में, हम्म। और जिसमें लॉर्ड अटैली भी था जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बना, हम्म। उन्होंने सबसे बड़ी बात यही की थी कि यहाँ बनिए ने लोगों को सूद पे इतने पैसे दे के उनकी सारी जायदादें हथिया ली हैं, और वो गरीब हो गए और फकीर हो गए, और उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। तो हम्म। वो सोशल अपलिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। आप हम्म। उस वक्त का अगर पंजाब के हालात देखें तो मुसलमानों के हालात बड़े खराब थे, खराब। माली, इकोनॉमिकली। तो हम्म। वो इकोनॉमिकली सोशली उसकी बात कर रहे थे, हम्म। लेकिन साथ तमाम तबकात की। और फिर 1930 के जो खुतबा है उनका इलाहाबाद का, उसमें एक ऐसा जुमला है, वो तो बड़ा बंदे को हैरान हिला के रख देता है। वो हम्म। कहते हैं कि अगर किसी गैर मुसलमान के इबादत गाह पे, किसी के टेंपल पे या गुरुद्वारे पे अटैक हो, तो हम्म। कुरान की मुझ में फर्ज है कि मैं अटैक करने वालों का मुकाबला करूं और दिफा खुद करूं जाके। ये हाँ। उन्होंने, ये मौजूद है उसमें, ऐसी बात नहीं है कि हम्म। ये जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो हम्म। वो उन्होंने जो इबादत गाहों की जो रिस्पेक्ट की, सेंक्टिटी, ने कहा आई विल फाइट अगेंस्ट द अटैकर्स हम्म। इफ द नॉन मुस्लिम टेम्पल इज अंडर अटैक। ये इकबाल के वर्ड्स हैं उसमें।
तो हम्म। इसलिए ये अगर आप देखें तो एक तो ये था, हम आगे की बात की सोशली, और फिर इकबाल पॉलिटिक्स में तो आई 1926 में है, हम्म। जब वो मेंबर बने हैं सूबाई असम्बली के, और फिर हम्म। मुस्लिम लीग के सदर बने हैं। और हम्म। 1935 में उनकी तबीयत खराब हो गई है, आखिरी 3 साल जो है वो कोई इतने हेल्थ उनकी नहीं थी। तो हम्म। 9 ईयर्स है उनका पॉलिटिकल लाइफ, हम्म। आउट ऑफ 61 ईयर्स। सही। बाकी तो 52 ईयर्स की लाइफ है, हम्म। उसकी तो बात नहीं करते कोई हम्म। भी। कोई और भी। फिर सरोजिनी नायडू से जो उनके थे ताल्लुकात, वो जो कांग्रेस की हेड थी, जो हम्म। रिस्पेक्ट का जो उनका रिश्ता था, हम्म। वो उसमें मैं आज नहीं जाता। वो था एक इज्जत और एहतराम का आपस में। और हम्म। जब इकबाल लाहौर में भी आए हैं तो लाला लाजपत राय ने इकबाल की बड़ी वो की है, केयर की है, और हम्म। उसका भी शुक्रिया अदा किया उन्होंने। हम्म। और फिर महाराजा कृष्ण प्रसाद जो थे, किशन प्रसाद जो इसके थे वजीर आजम इनके हैदराबाद दक्कन के, हम्म। उनके साथ इकबाल के बड़े करीबी ताल्लुकात रहे। और ख़त व किताबत जो है, बल्कि उनके शेरों का तबादला और फारसी शेरों का भी, दोनों तरफ से, और फलसफे का। हम्म। तो ये जो है, ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये चीज़ें अब मौका आ गया कि हम इस पे बात करें। इस पे बात करें, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और बात के अक्सर ये कहा जाता है, एक तासुर जरूर है ये, कि अगर जैसे अभी गिमी टीवी यूके जो है, ये हम 3 लैंग्वेजेस में इस पे काम हमारा होता है, इंग्लिश में उर्दू में भी, पंजाबी में भी। फिर भी कुछ एक तासुर ये होता है कि उर्दू दानों के कुछ खिलाफ बात होती है, पर्शियन के बात खिलाफ बात होती है, कोई एक छोटा सा ग्रुप। और फिर ये कहा जाता है कि थोड़ा एक्सट्रीम रवैया जो है, वो किसी का भी हो सकता है, उर्दू वाले लोगों का भी हो सकता है, पंजाबी वालों का भी हो सकता है। हम जिस जगह पे बैठे हैं, हम तो बहुत प्यार से रह रहे हैं, आप भी यहाँ रह रहे हैं, तो हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं है। हमारी जो पंजाबी हैं, वो अपना काम कर रही हैं, वो खा कोई सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, उसमें भी कोई फर्क नहीं। और हम यहाँ पे भी, मेरे बहुत सारे हमारे उर्दू दान दोस्त हैं जो कि इतना अप्रिशिएट मेरे पंजाबी काम को करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान में, इंडिया में, ये चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि इलामा इकबाल के बारे में भी जो कहा जाता है कि वो बेसिकली तो पंजाबी थे, उर्दू फारसी का इतना काम किया, क्या उनकी एफिलिएशन, जैसे कि आपने बता तो दिया, लेकिन थोड़ा सा खुल के बताएं कि ये जो तासुर देने वाले हैं, क्या वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे सारी ही जबानों को? आपने बिल्कुल बजा फरमाया, ये मेरे दिल की बात की। असल में होता ये है कि आप, इकबाल ने से पूछा गया आप पंजाबी में शायरी क्यों नहीं करते। हम्म। उन्होंने कहा कि मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है और मुझे पंजाबी से बड़ी मोहब्बत है, हम्म। लेकिन मेरे जो फितरी मैलान है, जिसे आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकली, मेरा फारसी के साथ जो है तभी मैलान है। हम्म। अब मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी में बात करके मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं लाहौर में हूँ, हम्म। लेकिन पर्शियन शायरी जो है वो मेरे बैठी हुई है वो बूटी में, और बिल्कुल। मैं फारसी में शायरी करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इंग्लिश भी मैं बोलता हूँ, हम्म। अरबिक भी मैं बोल लेता हूँ किसी हद तक, जी। और उर्दू भी मेरी ठीक ही है किसी हद तक, ये ऐसी बात नहीं है। हम्म। लेकिन होता ये है कि ये चीज़ें तब होती हैं जब आपके दिल में कोई नफरत ना हो दूसरी जुबान के बारे में। ठीक है? हमारे यहाँ बर सगीर में, मजमूई तौर पे, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों साइड के जी, बड़े बात कर सही, रहा हूँ ठीक। बॉर्डर पे, सही। बर सगीर की। हम्म। यहाँ बदकिस्मती से हम्म। ज़हनी तौर पे हम इतने डेवलप नहीं हुए। हाँ। जैसे इकबाल ने कहा था कि जहाँ तनकीद का ताल्लुक है, क्रिटिसिज्म का, इंडिया यूरोप से कम से कम 200 साल पीछे है क्रिटिसिज्म। और हमारे यहाँ जो किताबें भी लिखी जाती हैं वो चापलूसी, खुशामद, जी, अगर जी, किसी जी, के जी, बारे में की है। जी। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हम्म। जहाँ पे हमें बड़े अंडरस्टैंडिंग की तरफ पड़े। यूरोप को देखें, यूरोप में भी जो पहली जंग अजीम हुई है वो कौम परस्ती पे ही हुई है। बिल्कुल भी। कल तक आप देख लें कि आप चले जाते, फ्रांस में मैं गया तो कोई अंग्रेजी नहीं बोलने को तैयार। अच्छा, होटल में जाएं या उनको काम पड़े थे अंग्रेजी बोल लेते थे। यही हाल जर्मनी में था। हम्म। ठीक है? तो हम्म। रेजिस्टेंस तो थी हम्म। लैंग्वेजेस की, हम्म। और यहाँ पे भी। हम्म। और फिर उन मुल्कों में जैसे स्विट्जरलैंड है जहाँ 4 जुबानें हैं। हम्म। अच्छा, मैंने अपने, मेरे प्रोफेसर स्विट्जरलैंड में हो गए थे शिफ्ट इंग्लैंड से, तो मैं एक हम्म। दफ़ा उनके यहाँ ठहरा। तो हम्म। मैंने कहा कि, उसने कहा देयर आर 4 लैंग्वेजेस। तो मैंने कहा हाउ डू दे कम्युनिकेट? कहते दे डोंट कम्युनिकेट, दे वेस्ट ए लॉट ऑफ स्टेशनरी
एंड दे राइट एवरीथिंग इन 4 लैंग्वेजेस। ठीक। वाह। और ये स्विट्जरलैंड में दो उनके डॉक्टर्स आए थे इंग्लैंड में, मैनचेस्टर, हम्म। और वो आपस में नहीं बोल सकते थे, आपस में अंग्रेजी बोलते, एक जर्मन बोलता था और एक फ्रेंच बोलता। हम्म। ये तो वो मुल्क हैं जो एक मुल्क के अंदर चार चार लैंग्वेजेस हैं और दूसरी लैंग्वेजेस नहीं। बेल्जियम में देख लें, हम्म। जर्मन भी है, हम्म। फ्रेंच भी है। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप इसमें तो मैं नहीं जाता है, ये तो तमाम दुनिया का ये एक मसला रहा है, एक ठीक। एक्सेप्ट करने। ठीक। हमारा जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे मसाइल दो तरह के। हमारे यहाँ कोई तकरीबन 2500 साल तक पर्शियन का गलबा इसलिए रहा है, इस्लाम से बहुत पहले, इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं फारसी के साथ। ये हम्म। ज़ोरोस्ट्रियन की लैंग्वेज थी। हम्म। किंग डेरियस के ज़माने में भी यहाँ फारसी बोली जाती थी। हम्म। और किंग अशोका ने भी, जो अशोक ने जी जी। जो पत्थर पे लिखाया है, हम्म। तो 300 बीसी में, तो हम्म। अगर इंडिया के सेंटर में चले जाएं या ईस्ट की तरफ, तो वो वन लैंग्वेज में है, वो संस्कृत में है। हाँ जी। लेकिन हमारे इलाके में और इंडिया के जो है वेस्टर्न एरिया, हम्म। वहाँ बाइलिंगुअल है, पर्शियन भी है और संस्कृत भी है। हम्म। अच्छा, फारसी तो थी, और हम्म। फिर मराठों की सरकारी जुबान भी फारसी थी और हम्म। सिखों की भी। हम्म। इसलिए ये भी नहीं आप कह सकते कि नॉन मुस्लिम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हम्म। डेफिनेटली। हम्म। बल्कि अंग्रेजों ने जो फारसी खत्म की बंगाल में, तो कहते हैं जी मुसलमानों से ज्यादा हिंदू रजिस्ट कर रहे हैं रेजिस्ट किया था, फारसी, बिल्कुल आप फारसी सही कह पहुंचाने के लिए। रहे हैं। तो पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज थी और डेवलप्ड लैंग्वेज। वो डेवलप्ड इसलिए थी कि ये किंग्स की लैंग्वेज थी, रॉयल्स की, हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन की। आज भी देख लें, हम्म। सारा लैंड का रिकॉर्ड और लीगल सारी चीजें उसमें थी। हम्म। दूसरी तरफ हमारी मदर टंग थी, मदर टंग हमारी पंजाबी थी, हम्म। और पंजाबी में मोहब्बत ही मोहब्बत थी, हम्म। सूफिया की लैंग्वेज थी, हम्म। गुरुओं की लैंग्वेज थी। ठीक। हम्म। हम्म। इसमें कई ऐसे मुतालब पंजाबी में डीपली बयान हो सकते हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि उर्दू में बयान हुए हैं। मुझे ये नहीं कि मैं किसी लैंग्वेज की, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ जनरल कि बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक। तो जो पंजाबी में अदा हो सके। हम्म। बाबे वारिस शाह ने या इन्होंने बुल्ले शाह ने जो बात की है, बहुत ऊंची बातें की हैं पंजाबी के अंदर। हम्म। तो पंजाबी को हम लेते थे दिल की जुबान, रूह की जुबान और कल्ब की, और फारसी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी। हाँ। अब जब अंग्रेजों ने खत्म किया 1862 में, लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि पंजाब से फारसी को खत्म कर दिया जाए, हम्म। तो 30 ईयर्स लगे। हम्म। आप हैरान होंगे कि पंजाबी तो मान नहीं रहे थे उर्दू उस वक्त। हम्म। हम्म। फिर अल्टीमेटली फारसी को मान, फारसी खत्म हो गई। हम्म। जब खत्म हुई, तो अब उर्दू को अडॉप्ट किया गया और एक्सेप्ट किया, और दिल से किया गया, ऐसी कोई बात हम्म। नहीं हम्म। कि किसी ने उसको बुरा कहा। हम्म। अब आप देख लें कि लाहौर में कितने अखबार उर्दू में छपते हैं हम्म। और कितने पंजाबी में छपते हैं। हम्म। ठीक। हम्म। और कभी किसी ने कभी रेजिस्ट नहीं किया। हम्म। हम पंजाबी बोलते हैं, हम्म। लेकिन उर्दू में अखबार पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं, टीवी है, सारे के सारे चैनल हैं। हम्म। तो एज सच तो वो ऐसी बात नहीं है कि इसको मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा तासुब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जो बात करना चाहूंगा वो ये है कि अनपढ़ों में तो शायद इतना तासुब नहीं है, ये पढ़े लिखों के एक खास प्रेशर ग्रुप है। एग्जैक्टली exactly. आपने मेरे दिल की बात कह दी, जो मैं बात आपसे सुनना चाह रही थी कि क्यों पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं। पढ़े लिखों की अपनी मोनोपलीज हैं, हाँ। उनके प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके मफादात हैं, हम्म। इदारे हैं, वो इन इदारों में कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम्म। और उसके बाद वो अपने उस चीज को एक्सप्लॉइट कर, ये एक एक्सप्लॉइटेशन है जिसको मैं कहूँगा। अदरवाइज मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप पढ़े लिखों से नीचे चले जाएं, हम्म। तो आपको उस तरीके से पंजाब में तो बिल्कुल तासर नहीं मिलता। हम्म। और सिंध में अगर सिंधी है तो वाई नॉट, उसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है। हम्म। शायद लतीफ़ भटाई की जुबान है, सरकारी अगर उन्हें बना भी दी है, आई हम्म। डोंट माइंड। लेकिन लेकिन पश्तो, ये भी तो है ना, ज्यादती तो है ना। देखिए हम पंजाब में क्योंकि हम ये सारा सिलसिला बातचीत अब उसी तरफ चली गई है कि पंजाब में आपने हमारी जो मदर लैंग्वेज है उसको वो जगह ही नहीं दी जो कि देनी चाहिए। देखिए इसमें भी उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं इसमें दो चीज़ें कहता हूँ कि अगर पंजाबी बचाई हुई है तो वो हमारे सिखों ने बचाई हुई है। हमारे सरदार जो दोस्त हैं ना, हम्म। अगर उन्होंने पंजाबी को जिंदा रखा, हमने नहीं रखा। हम्म। हमारी पंजाबी तो बिल्कुल जो है ना उर्दू वाली हो गई है। हम्म। और उसकी वजह भी ये है कि उसको एज सच लिखा नहीं जाता पढ़ा। फारसी बची है तो ईरान की जुबान नहीं थी फारसी, वो हम्म। तो ताजिकिस्तान के 98% फारसी बोलते हैं, हम्म। ईरान में तो 70% बोलते हैं। हम्म। ठीक, अफगानिस्तान में 50%। लेकिन इन्होंने नेशनल जिसे कहते हैं ना जज्बे के तहत उसको जिंदा रखा है और उसको कायम रखा है। ठीक। पंजाबी को हमारे सरदारों ने जिंदा रखा है। और
मैं आपके साथ एग्री की जरूर करूंगा कि जो मदर टंग है हम्म। को ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन मसला पाकिस्तान का ये है कि सच ए बिग कंट्री हम्म। विद सो मेनी लैंग्वेजेस, हम्म। इंडिया का भी ये हाल। हम्म। इंडिया हम्म। में आप चले जाएं तो हिंदी आपको साउथ में तो नहीं नजर आती, बिल्कुल बंगालियों के यहाँ भी। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि आपको एक लैंग्वेज तो राब्ते की होनी चाहिए, और उसके अलावा जो मदर टंग्स हैं उनको भी हमें पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक। पंजाब में आके ये मसला आ जाता है, सॉरी टू से मैं मुख्तसर करूंगा कि हम्म। यहाँ पे लोग कहते हैं सराइकी भी है, पोठवारी भी है, हम्म। फिर मियाँ वाली का अपना लहजा है, किसको स्टैंडर्ड माना जाए। तो हम्म। ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर लिखेंगे तो स्टैंडर्डाइज भी हो जाएंगे। ये हम्म। लहजों का फर्क तो है हर जगह। तो मैं तो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, यहीं पे एक बात मुझे और जहन में आई कि देखें, इकबाल की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक बहुत विटनेस है और हिस्ट्री है ये कि प्रिंसेस बम्बा जो दिलीप सिंह की और ग्रैंड डॉटर थी, और उनका इलामा इकबाल के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। और उनका ताल्लुक, जिनके हस्बैंड किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। आप यहाँ पे मुझे जरूर बताइए कि इकबाल, इलामा इकबाल का हमारे पंजाबियों के साथ और खास तौर पे सरदारों के साथ एक कैसा ताल्लुक था, जो आप, क्योंकि आपकी बहुत कुछ, आप माहिर इकबालियात हैं, मैं चाहती हूँ कि इस पे भी थोड़ा सा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। देखिए, एक चीज़ तो मैं आज एक आपसे शेयर करूंगा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महाराजा रंजीत सिंह की औलाद नहीं रही। हम्म। ये दिलीप सिंह के दो बच्चियां ही थी। हम्म। एक बेटी इंग्लैंड में थी जिसने बड़ा पॉलिटिकली, उसने लेडीज के वोट के राइट के लिए बड़ी कोशिश की, बड़ा उसका नाम है जी। हिस्टोरिक। जी। एक उनका बेटा था विक्टर, वो भी फौत हो गया, उसको बड़ा आर्टिस्ट था और पेंटिंग थी उसके पास। हम्म। अम्बा जो थी ये लाहौर को पसंद करती थी, तो शी लेफ्ट इंग्लैंड एंड शिफ्टेड टू लाहौर। हम्म। लाहौर जब आई तो जाहिर है फिर एलीट क्लास में हम्म। शादी का उसने देखना था। तो कर्नल सुदरलैंड थे उस वक्त डॉक्टर, तो किंग एडवर्ड के, मैं भी किंग एडवर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, तो हम्म। इसलिए मुझे उनकी सारी हिस्ट्री का पता है। हम्म। उनसे इनकी शादी हो गई। शादी भी लेट हुई, फोर्टीज में, हम्म। औलाद भी नहीं हुई। हम्म। और ये पर्शियन और वो जो था ना सोफिस्टिकेशन और वो कल्चर, इसकी बड़ी हम्म। दिल जाती थी। ठीक। तो दैट ब्रॉट हर क्लोजर टू अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। हम्म। अल्लामा के बड़ा करीब आई। और मज़े की बात यह है कि अल्लामा की जो नज़म है, उसकी गोद में बिल्ली देख के, तो ये शायद इसकी एक सहेली थी जो यूगोस्लाविया से थी। अच्छा। अल्लामा को हुक्का डाल के भी देती थी, हालांकि सिखों के यहाँ हुक्का जो है जी। टबैको के बाद, नहीं, जी जी लेकिन जी। हाँ। नामुमकिन, लेकिन वो अल्लामा को हुक्का भी डाल के देती थी। क्या और अल्लामा देखें, ने अकीदत और एहतराम का क्या और ताल्लुक। अल्लामा ने लिखा भी उसको। तो हाँ। कई ऐसी मुलाकातें हैं जहाँ उन्होंने उनके घर जाना, अल्लामा के यहाँ उसका आना, ये हम्म। बड़ा एक नोन फैक्टर है। फिर अल्लामा की जब डेथ हुई है तो मुझे अल्लामा की फैमिली ने बताया क्लोजली हम्म। हम्म। कि वो उनके फौत होने के बाद बड़ा रेगुलरली उनके बच्चों का पता करने के लिए उनके घर जाती थी। अच्छा। अगले दिन मैंने कहीं कहा, किसी एक जगह लेक्चर दे रहा था, तो हम्म। जस्ट नासरा बैठी थी अल्लामा की बहू। जी जी। तो मैंने कहा अल्लामा के फौत होने के बाद अल्लामा के बच्चों का ख्याल रखा है चौधरी मोहम्मद सैन ने, हम्म। या दूसरी थी वो प्रिंसेस बम्बा ने ख्याल रखा है। हाँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और प्रिंसेस बम्बा की डेथ हुई है शायद 1957 में या हम्म। 58। हम्म। तो वो काफ़ी अर्सा जिंदा रही। हम्म। और यही था, यही कहती थी कि मैं क्वीन हूँ लाहौर की और मेरा हाँ। राइट। हाँ। खैर इट इज अनफॉर्चुनेट, जो हुआ मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। हम्म। लेकिन अल्लामा और अल्लामा के बच्चों के साथ प्रिंसेस बम्बा के बड़े क्लोज ताल्लुकात रहे हैं और बहुत अच्छे रहे। फिर हम्म। मैंने इसकी जो सहेली थी यूगोस्लाविया की, उसकी शादी हुई थी। अल्लामा का एक और बड़ा मरीद था, हम्म। उसका नाम था शेरगिल मजेठिया, वो भी अच्छा। सरदार। अच्छा। सरदार जी जो थे वो पॉलिटिकली बड़े एक्टिव थे, हम्म। और उन पे केस बन गए अंग्रेजों के ज़माने में पॉलिटिकली, तो वो भी चले गए छोड़ के। देन इवन वाज इन फ्रांस। ओके। अल्लामा इकबाल पेरिस आए हम्म। तो वो साथ साथ थे। आ, और ये जब बरगसान को मिलने गया तो अल्लामा ने उसे कहा शेरगिल को कि तुम ना मेरे नोट्स लिखना, अच्छा। जो दोनों की बात। अब दोनों दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर थे उस वक्त के, तो वो शेरगिल उस तरह लिख नहीं सके, लेकिन फोटोग्राफर बहुत अच्छे थे। उन्होंने अच्छा। अल्लामा की जो हिस्टोरिकल फोटोज हैं वो शेरगिल ने ली।
और इधर जो दुगिस्तान इकबाल है, जो सीट ऑफ लेगेसी है, जहाँ हाँ जस्टिस जी। जावेद इकबाल थे हेड, उसके आजकल मियाँ इकबाल सलाउद्दीन है, हम्म, वहाँ शेरगिल मजीठिया की सरदार जी की तस्वीर लगी हुई है, अल्लामा के जो करीबी हैं उनमें से। अच्छा तो अच्छा। ये जो ताल्लुकात थे उनके अल्लामा के अब हम्म सरदारों से, और दोस्ती थी, हम्म। इसका भी तज़किरा मेरा नहीं ख्याल कि आजकल आजकल लोग करते हैं या उसको याद रखते हैं। सर यही तो बात जो मैं आज के इस प्रोग्राम के थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ये ताल्लुकात, ये मोहब्बत की, इंसानियत की, इंसानों की ताल्लुक की, हमारे जो बड़े हैं उनकी बात करनी चाहिए, ताकि जितना ज्यादा वॉयलेंस, जितनी ज्यादा इंटॉलरेंस और जितनी ज्यादा नफरत फैली जा रही है पूरी दुनिया में, उसमें कमी आ सके, उस शिद्दत में कमी आ सके। नहीं, तो आपके लिए है ना, आप क्या आप समझते हैं? अगर इजाजत दें ना, तो मैं आपको एक जरूर अर्ज करूंगा जी बताइए। कि ये जो नफरत है ना, हेट्रेड, ये एक रिसेंट फिनोमेना है, पहले हम्म, नहीं थी। हम्म, ठीक, ये बड़ा रिसेंट है। हम्म, और आपने एक इंग्लैंड से भी ज्यादा, मैं आपको जो अच्छी मिसाल देता हूँ, मैं गया हूँ, काम भी किया कुछ हम्म, अफ्रीका में। जी। और ईस्ट अफ्रीका में आप चले जाएं, हम्म, चले जाएं मॉरिशस में, चले जाएं मडगास्कर में, चले जाएं तंजानिया और युगांडा, कीनिया में चले जाएं, वहाँ पे जो मुसलमान और हिंदू हैं, हम्म, ये लोग 1930s में गए हैं, हम्म, जब वहाँ रेलवे डेवलप की अंग्रेजों ने। जी जी। और ये लोग जो कम्युनिटी है वो उस पार्टीशन के नहीं गुजरी पेन से। हाँ जी। अब वो लोग जो हैं, मैं कहता होता हूँ कि अगर आपने प्री पार्टीशन का इंडिया देखना है, तो आपको वो दर्जन। ईस्ट अफ्रीका में नजर आएगा। ठीक, वो उसी तरीके से हम्म। हमारे यहाँ ये एक कुछ तो वाकयात हुए हैं ना, मैं इसमें तो खैर शक नहीं है ना, जो नहीं, इसमें कोई शक नहीं, दोनों अब तरफ। पेनफुल जो है पार्टीशन का, तो हम्म, वेरी पेनफुल। और बिल्कुल। उस पेनफुल जो हमारे स्कॉर्स हैं उनको दूर होते होते और हील करते करते टाइम भी लगता है। हम्म, लेकिन ये यहाँ का फिनोमेना ही नहीं है। आप देखिए ना, एक जमाने में ऑटोमन एम्पायर थी, पूरे अरब पे थी, मिडिल ईस्ट पे थी, अफ्रीका के शुमाल में थी, यूरोप में थी, हम्म, और वो बड़ी एक हार्मनी के साथ रह रहे। फिर अरब नेशनलिज्म शुरू हुई, फिर उन्होंने तुर्कों को मारा, सही। फिर तुर्क आपस में। तो ये एक फिनोमेना तो एक रिसेंट हुआ, बोस्निया में जो हुआ है वो आपके सामने है, इवन हार्ट ऑफ द यूरोप में जो कुछ हुआ है। बिल्कुल। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पैलेस्टाइन और आगे हम्म, दूसरे कश्मीर वगैरह, ये मतलब ये फिनोमेना तो है कि हम्म, हेट्रेड जो है ये पहले नहीं थी, हम्म, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज इंटेंसिफाइंग। हम्म, और ये जो इंटेंसिटी हो रही है, हम्म। अगर मैं और आपने ना रोका, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? क्योंकि हम वो लोग हैं जिनके अंग्रेज भी दोस्त हैं, हिंदू भी दोस्त हैं, हम्म, सिख भी दोस्त हैं, हम उनके साथ बैठ जाते हैं, खाना हम्म, भी खाते हैं, हम्म, घरों में बुला लेते हैं। बिल्कुल। और हम पे बहुत बड़ा एक फर्ज है हमारा कि वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड हम्म, इस सिलसिले में। हम्म। तो ये मेरा ख्याल है कि इसका जो कुछ हो रहा है, अब एक और चीज़ मैं आपसे बात करूंगा कि ये पॉलिटिकल गेन के लिए भी है। या जैसे यू कि वेरी 5 राइट। पार्टीज हैं इंडिया में भी, हमारे यहाँ भी, जो वोटर को इमोशनली नफरत के नाम पे इस हद तक ले आते हैं कि उनका वोट बैंक है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और उसका फिर इस महज़ब दुनिया में अगर आप देखें, वैसे आप देखें तो आप इंग्लैंड में देखें ना, अब तो खैर हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये एक पार्टी बनी थी, कॉम्प्रेस जी जी जी। से सीटें ली और इधर उधर। तो ये एक हेट्रेड मेरे ख्याल के मुताबिक ये पहले फिनोमेना नहीं था। आप 19 सेंचुरी में देखें तो ऐसी चीज नहीं थी, 1860 70 80। हमने जब जंग आज़ादी लड़ी 1857 की, तो मुसलमान हिंदू साथ साथ थे, बिल्कुल। इकट्ठे इकट्ठे लड़े थे ना, सब बिल्कुल। इकट्ठे थे। अच्छा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता चला गया, हम्म, अब हम छोटे छोटे मसले ढूंढ लेते हैं, कहीं लैंग्वेज को ले आते हैं, हम्म। कहीं फिर रिलीजियन के नाम पे लड़ना शुरू कर मजहब दिया। आ जाता है, बिल्कुल, उसके बाद आ सकता तो ये चूंकि एक रिसेंट फिनोमेना है, है। और रिसेंट फिनोमेना अनफॉर्चुनेटली इस एक्सप्लॉइट करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। हम्म, ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अनपढ़ नहीं है, नहीं। ये पढ़े लिखे हैं। हाँ और हाँ। इनके अपने मफादात हैं। सर और आपसे बात करने का यही मकसद था कि हमारा आपका ही फर्ज है कि हम ये एक, सोशल मीडिया का बहुत फायदा भी है कि हम कोई इस तरह की बात की अवेयरनेस तो दे सके। अभी टाइम इतनी तेजी से घूम रहा है, टाइम रह गया हमारे पास 4 मिनट। तो मैं आपसे इसी से लिंक करते हुए ये पूछूंगी
आपके माशाल्लाह से इतनी किताबें आ गई, आप किस तरह से, एक जो प्रोफेशनल जेलसी है वो जनाब, उसका मुझे भी सामना हुआ और हो भी रहा है। हम पास से पैसे लगा के किताबें छुपवाते हैं, हमें कोई ये नहीं है। आप ये बताइए, ये रवैया जो है आपको कितना फेस करना पड़ा, खुल के बताइए। और इसके लिए और कौन, कितने और डॉक्टर वहीदुज्जमान तारिक जैसे लोग आएंगे, वो कैसे बच पाएंगे? आप ये देखिए, ये किताब, ये कमाल कर प्रेसिडेंशियल सर, अवार्ड थोड़ा के सा लिए, ऊंचा करें सर, थोड़ा सा ऊपर। ये अगर आप इस किताब को देखें आ हा हा। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड के लिए, आ, वाह। अगर आप इसकी वॉल्यूम देखें, इसका इकबाल सारा एंड स्टेजेस ऑफ द ईस्ट, सर ये ब्रिटिश हिस्ट्री, म्यूजियम, ये ब्रिटिश ब्रिटिश लाइब्रेरी लाइब्रेरी में भी है, है। बाकी लाइब्रेरीज में भी। सही। अब इस किताब को यूनानिमसली लोगों ने कहा कि इसको फर्स्ट प्राइज दिया जाए। हम्म, दरवाजे बंद करके चेंज करवाया गया, और मुझे जो मेंबर्स थे उन्होंने बताया जो कुछ हुआ। हम्म, और जो इसके मुकाबले में किताब थी अपने प्रोफेसर की, दोस्त की, हम्म। अनफॉर्चुनेटली उसको देखें तो इसको आप खुद कंपेयर कर लें तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या ये लोगों ने किया। ये मेरी किताब इकबाल नक्शा हफ्तरान, इकबाल एकेडमी के में प्लेटफॉर्म पे मैंने उनको दी, जो मसौदा कमेटी है मैन्युस्क्रिप्ट की। हम्म, इतनी बैडली रिजेक्ट किया गया है और हम्म, जो मजाक उड़ाया गया कि यार हम्म। ये बात है, बस देखिए उन्होंने ब्रिगेड साहब तकरीर कर लेते हैं, किसी बच्चे को कहा होगा, उसने ट्रांसक्राइब कर दिया होगा, ओह। इसमें अच्छा आपने, अच्छा पैसे हैं, ये नहीं कि अपनी जेब से, गवर्नमेंट के पैसे हैं, गवर्नमेंट के पास। लेकिन ये इजाजत नहीं दी गई। और मैंने ओह। जब उसको खुद छुपाने अपनी जेब से, इसमें भी मैंने 15 लाख रुपया खर्चा था इस किताब पे, और तकरीबन मुझे कोई 6 लाख ही वापस आया है। हम्म। मैं मना नहीं करता, हाँ, ये किताब है, मैंने ईरानियों को कहा हुआ है कि आप इसको छापें, हाँ, और इसके जितने पैसे आपको मिलते हैं मुख्तलिफ लाइब्रेरीज को दे दें, मुझे ना भेजें। हाँ। अभी मैंने उनको कहा ट्रू। हुआ है। ट्रू। ठीक है। हाँ। तो अब उस किताब में जब मैंने अक्स पब्लिकेशंस को दी वो किताब, हम्म। तो इन्होंने उसको भी फ़ोन किए उनके शागिर्दों ने कि अच्छा देखेंगे कैसे छपेगी। ठीक। तो ये एक फजा है जिसमें खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है, सर अनफॉर्चुनेटली। माफिया बैठा हुआ है। माफिया, माफिया माफिया। कमेटीज में बाबे, हम्म, बड़े पुराने जुगादरी और उनके अपने। लेकिन हम्म, अच्छी बात यह है हम्म, कि जहाँ ये बाबे हैं हम्म। वहाँ इतनी मोहब्बत मुझे मिली, आपने पिछले बिला दिनों शुबा। देखा। बिला ठीक है। शुबा। बिला तो शुबा सर। वो लोग जो हैं वो टूट के जो है ना प्यार करते हैं, हम्म, और अवाम जो है वो तो मैंने देखा है वो तो बड़ी मोहब्बत करती है, तो इसलिए खुशी भी होती है। और आपने जैसे फरमाया है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, मेरा ख्याल है कि ये लोगों का ना इनको ख़त्म हो जाएगा इनका। मैंने वैसे अपनी किताब इकबाल नक्शा हफ्तरंग में लिखा जो हम्म, उनका रवैया था, और हम्म, फिर मैंने अपनी किताब जो है, मेरी जो बायोग्राफी है ये 5 ईयर्स की, हम्म। इंग्लैंड जाने से पहले जो मेरा फौज का ज़माना था, ये ठीक। कप्तान का रोल, उसमें भी मैंने लिखा है कप्तान का रोल बिल्कुल निभाना। ठीक किया आपने, बहुत सही तो किया। मैंने कहा कि किताबें छप जाती हैं, हम्म। रवैये तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, बिल्कुल। और इनको रिकॉर्ड करना चाहिए। सर तो आज हमने भी आपकी ये बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और हमारे पास रह गया आधा मिनट। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में आपका इतनी शुक्रगुजार हूँ, ये खुल के सच्ची बातें करनी भी जरूरी थी, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है हम सच को सामने लेके आए। और ये थे जनाब हमारे मेहमान, जो कहती हैं कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत मेहरबानी। आपको थैंक यू भी वेरी सर। मच, बहुत शुक्रिया आपका, जिंदा रहे, थैंक यू। सलामत। सलामत।